हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के वन लाइनर को कंप्लीट करने वाले हैं एंड दैट इज यूनिट 2। तो यूनिट 2 की वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में हम पूरा रिवीजन जो है वो आपका कर लेने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। इसमें तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो गया, ठीक है। मॉडल्स ऑफ एबी, ओबी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। देखो यहाँ पे हम शॉर्ट में कर रहे हैं। अगर तुम्हें डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझना है ना तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में तुम्हें इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, तो वो देख लेना। बाकी ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सीरीज, ठीक है। कौन कौन से डिसिप्लिन है ओबी के, इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी का ओबी पे, पर्सनालिटी के टाइप्स, 5 फैक्टर्स, बिग 5 फैक्टर्स सब कुछ देखने वाले हैं, वैल्यू एंड एटीट्यूड, ठीक है, कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमें क्विक रिवीजन में देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं। तुम्हें पता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। अब तुम्हें मुझे ये बताओ, ऑर्गेनाइजेशन जो भी अचीव करना चाहती है, चाहे जो भी उसका गोल हो, उसको अचीव करने के लिए उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, क्योंकि लोग ही काम करेंगे तभी वो गोल अचीव हो पाएगा। तो हमें ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं, जो लोग हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत होती है और उनके बिहेवियर को एज पर गोल रिक्वायरमेंट मोल्ड करने की ज़रूरत होती है। मतलब वो ऐसे बिहेव करें कि गोल को अचीव करने में हमारी मदद कर पाए, मोटिवेटेड रहें, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, पॉजिटिव रहें, ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करते हैं। तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट तुम्हें इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बेसिकली वो टारगेट या ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। कौन कौन से गोल हो सकते हैं? इकोनॉमिक गोल हो सकते हैं, जहाँ पे आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, ठीक है, ताकि कॉस्ट कवर हो जाए, ग्रोथ करना चाह रहे हो, सर्वाइव करना चाह रहे हो, ये इकोनॉमिक गोल है, मनी रिलेटेड। दूसरे होते हैं सोशल गोल्स, कि मेरे साथ जो लोग हैं एम्प्लॉयज़ उनका वेलफेयर हो, ये गोल अचीव करना चाहते हो। या हो सकते हैं पर्सनल गोल, बेसिकली एम्प्लॉयज़ अपना पर्सनल ग्रोथ कर पाएँ, सेटिस्फाइड रहें, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, ये गोल्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें क्या मदद करेगा? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें मैनेजमेंट को मदद करता है ये समझने में कि एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसे होता है, एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है, ठीक है, और कैसे हम एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे एम्प्लॉय खुश रहे, मोटिवेटेड रहे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करें। तो यही कॉन्सेप्ट था तुम्हारा जो हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे ओबी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। मॉडल्स ऑफ ओबी कितने हैं? देखो 4 मॉडल्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स ऑफ ओबी मतलब हर मैनेजर की ना अप्रोच अलग अलग होती है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए। इसके 4 मॉडल है कि किस तरीके से तुम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को गाइड करोगे, मोल्ड करोगे, डायरेक्शन दोगे, ठीक है। तो मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर द डिफरेंस अप्रोच, अलग अलग अप्रोच जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि वो अपने लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को समझ पाए, उनको गाइड कर पाए, ठीक है। ओके, तो पहला मॉडल है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक ऐसी अप्रोच होती है ना जहाँ पे हम लोगों के बिहेवियर को गाइड करने के लिए ऑर्डर्स देते हैं और उनको ये बताते हैं कि तुम्हें ये करना है और इस तरीके से करना है। हम उनसे कोई ओपिनियन या सजेशन नहीं लेते हैं। बेसिकली किसी चीज़ को थोपता है बॉस, बॉस अथॉरिटी पे रहता है और वो बताता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना है और वो वैसे ही बिहेव करते हैं। तो एक ये अप्रोच हो सकती है जो तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी मतलब बॉस के अंडर काम करते हैं और बॉस जो कहता है वो ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। अथॉरिटी इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय बिहेवियर। इन दिस मॉडल एम्प्लॉय यूजुअली डिपेंड ऑन बॉस। तो एम्प्लॉय का जो बुरा बिहेवियर होता है ना वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि बॉस क्या कह रहा है। तो इस तरीके का मॉडल, इस तरीके की अप्रोच भी मैनेजमेंट यूज़ करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में तुमने ये तरीका देखा होगा एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को गाइड करने का। दूसरा है कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल में बेसिकली एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं सैलरी देके, मतलब उसको अपनी कस्टडी में, शरण में रख के, लाइक उसको अच्छी सैलरी दे देना, ठीक है, उसको बेनिफिट देना, उसको ये इंश्योर करना कि तुम्हारी जॉब सेफ है, सिक्योर है, तुम अच्छे से काम करो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि तुम उसको कस्टोडियल मॉडल के थ्रू उसके बिहेवियर को गाइड करो, जिसमें तुम उसको सब सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ऑफर करो, बेनिफिट्स दो उसको, ठीक है। इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा और अच्छा बिहेव करेगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक ये मॉडल हो गया।
इसके अलावा तुम्हारा एक मॉडल है दैट इज सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल कहता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एम्प्लॉय को सपोर्ट करना है, ठीक है। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को सपोर्ट करेगा। मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन लेगा तो एम्प्लॉयज को अपने डिसीजन में बुलाएगा, शामिल करेगा और सबके सजेशंस के थ्रू ही डिसीजन लेगा, जिससे एम्प्लॉय को लगेगा कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ, तभी मेरे को भी मैनेजर बुला रहा है डिसीजन लेने में, अपना सजेशन देने के लिए, और वो मोटिवेट हो जाएगा और अच्छे से बिहेव करेगा। तो ये भी तरीका तुम अपना सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को गाइड करने के लिए। और एक और मॉडल है दैट इज कोलिजन मॉडल। कोलिजन मॉडल कहता है कि एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट एक टीम की तरह वर्क करें, ठीक है। जैसे एक टीम नहीं होती है, कोई बॉस नहीं, कोई वो नहीं, एक टीम की तरह काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, ताकि गोल अचीव हो जाए। यहाँ पे जब लोगों को फील होता है ना कि हम एक टीम के पार्ट हैं, हम एक फैमिली हैं, तो वो अपना मोटिवेशन के साथ और प्रॉपर फोकस करते हैं गोल्स पे, और मतलब प्रॉपर कैसे क्या कहेंगे उसको कि प्रॉपर अपना इनपुट देते हैं जिससे गोल अचीव हो जाए, ठीक है। टीम वर्क, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट एज अ टीम, ये चीज़ डेवलप होती है। तो ये अप्रोचेस हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस करी, चारों याद रखना। डिटेल में पढ़ना है तो तुम क्या करोगे, प्लेलिस्ट में उठा लोगे ओबी की प्लेलिस्ट, वहाँ पे तुम्हें डिटेल में सारा कंटेंट मिल जाएगा। बट ये रिवीजन वीडियो है तो हम इसको रिवीजन के तरह ही करेंगे। नेक्स्ट इज कौन कौन से डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये जो सब्जेक्ट है ना, इसने बहुत सारे सब्जेक्ट से और भी सारे सब्जेक्ट से अपने अपने कॉन्सेप्ट लिए हैं। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसको लगे कि हम अपने इस सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोगों के बिहेवियर को समझ पाएँ। तो बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट इसने अपने में समाये हैं, इंक्लूड किए हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ना बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं है, इसने अलग अलग सब्जेक्ट से अपने अपने जो उनके कॉन्सेप्ट हैं वो लिए हुए हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से इसने कॉन्सेप्ट लिए हैं देखते हैं। पहला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है जो लोगों के माइंड को स्टडी करता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं, उसको स्टडी करता है। और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इसने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि एक एम्प्लॉय कैसे बिहेव करता है, वो कैसे सोचता है, जिसमें तुम देखोगे कि परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो साइकोलॉजी के हैं वो ओबी में यूज़ किए जाएंगे। और अभी तुम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो ये स्टडी करता है कि लोग सोशल ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका बर्ताव रहता है। और ओबी ने सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ किया है तुम्हें ये समझाने के लिए कि एक एम्प्लॉय टीम में कैसे काम करता है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, स्टडी ऑफ पीपल लिविंग इन द ग्रुप, सोशियोलॉजी ये पढ़ता है। ओबी इस सोशियोलॉजी को यूज़ करता है ये समझने के लिए कि एम्प्लॉय कैसे बिहेव करते हैं टीम में, ग्रुप में। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या स्टडी करता है, जो स्टडी करता है कल्चर को लेके, और ओबी इसको भी यूज करता है। ओबी एंथ्रोपोलॉजी के मदद से ये समझता है कि एम्प्लॉयज कौन कौन से कल्चर से आए हैं और उस कल्चर की वजह से उनका बिहेवियर कैसे कैसे है, ताकि हम कल्चर को समझ पाएं, लोगों के बिलीव्स को समझ पाएं, वैल्यूज को समझ पाएं, और उसी कल्चर के हिसाब से सबको हम क्या कर पाएं, गाइड कर पाएं, सबके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ टॉपिक्स ओबी में यूज होते हैं। जैसे तुम देखोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग होते हैं ना तो वो भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, पावर का यूज़ करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हम समझेंगे कि लीडर कैसे काम करता है, लीडर कैसे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, झगड़े कैसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो क्यों होते हैं, एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है उन कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान, ये सब हमें ओबी में समझ में आएगा। एंड मैनेजमेंट, वो भी मैनेजमेंट के भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है कि हम प्लानिंग करें कि कितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, उनको टास्क डिवाइड करके दें, उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल करें कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिससे हम उनके बिहेवियर को समझ के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ। तो ये सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को ओबी यूज़ करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इन सारे सब्जेक्ट के इन कॉन्सेप्ट को तुम्हें पढ़ाए जाते हैं ताकि तुम ओवरऑल एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। Okay, moving to our next, that is impact of global and cultural diversity in OB. Organizational behavior में जो ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी है इसका क्या इम्पैक्ट है, हम पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पढ़ेंगे। देखो ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, क्योंकि आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो किसी एक जगह लिमिटेड नहीं है। उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखोगे कि अलग अलग सिटीज़ के लोग काम कर रहे हैं,
अलग अलग इवन कंट्री के भी लोग होते हैं, कोई यूएस का बंदा भी है, कोई जापान का बंदा भी है, ठीक है, कोई इंडिया के लोग भी हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में तुम्हें इस तरीके की डाइवर्सिटी मिल जाएगी देखने को। तो इससे असर क्या पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, इससे एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में क्या असर पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्या होगा, जब ग्लोबली हम ऑपरेट करते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर के आते हैं, तो वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ना डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग बैकग्राउंड्स के अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं, जिससे वो लोग अपने अलग अलग काम करने के तरीके लाते हैं और अलग अलग व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं। जैसा तुम सोचते हो ना एज अ इंडियन, ज़रूरी नहीं कि वैसा जापान का बंदा भी सोच रहा हो, उसका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। बट जब सब एक जगह आके काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमें वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का एक फ़ायदा देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट इज बेटर क्रिएटिविटी। जब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग कल्चर के होते हैं ना, तो वो नए नए आइडियाज़ लाते हैं, अपने अपने कल्चर का कुछ इनपुट देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमें फ़ायदा देखने को मिलता है कि हम कुछ नया कर पाएंगे, कुछ इनोवेटिव हम कर पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो सॉल्व कर पाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है जब हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर के लोग क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैलेंजेस। अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, तो यार तुम्हें ना उनके बिहेवियर को समझने में ये भी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है कि तुम्हें उनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज में होंगे, उनका हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो, उनको तुम्हारी भाषा नहीं समझ में आ रही हो, तुम्हें उनकी कम्युनिकेशन का वे नहीं समझ में आ रहा हो, जिससे कन्फ्यूजन हो सकती है और हो सकता है एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर थोड़ा कन्फ्यूजिंग देखने को मिल जाए। नेक्स्ट इज बेटर डिसीजन मेकिंग। अलग अलग व्यू पॉइंट होगा तो ऑफकोर्स अपने व्यू पॉइंट रखेंगे और एक अच्छा डिसीजन हम ले पाएंगे, वरना अगर सब सेम ही माइंड के लोग बैठे होते ना तो डिसीजन का कोई डायरेक्शन अलग जाता ही नहीं है, वही जो सब बोल रहे थे वही सब बोल रहे होते हैं। बट जब अलग अलग कल्चर के लोग हैं तो हो सकता है वो अपने कल्चर के हिसाब से कुछ अलग इनपुट दें, जिससे हम एक अच्छा डिसीजन भी ले पाएँ और इस डाइवर्सिटी का फ़ायदा भी उठा पाएँ। नेक्स्ट इज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होंगे तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब के सब एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझें, बिलीफ को समझें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे के साथ टीम में काम करें डाइवर्सिटी होने के बावजूद, ताकि उनके बीच के रिलेशनशिप अच्छे हों। तो हमें ये भी इंश्योर करना है। नेक्स्ट इज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनली काम कर रही है, तो उसको इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेगी, सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में भी उसको क्या है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि वो ग्लोबली वर्क कर रही है, जिससे एम्प्लॉयज़ को मदद मिलती है कि वो ग्लोबल कल्चर में एडजस्ट कर पाएँ। सिंस हम ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें बाकी सारे लोगों के साथ कोऑपरेट भी करना होगा, उनके डिफरेंसेस को, उनके बिलीव्स को सबको सीखना भी होगा और हम ग्लोबल कल्चर वर्क कल्चर में एडजस्ट करने की कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि हम कहीं भी काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने वो चीज़ें सीख ली हैं कि किस तरीके से हमें सबके साथ मिलकर काम करना है। तो ये जो तुम्हारा है थोड़ा अलग टॉपिक था, इसमें तुम्हें बस इतना ही समझाया गया है कि जब ग्लोबल और कल्चरल डाइवर्सिटी होती है तो उसका क्या असर तुम्हें दिखेगा तुम्हारी एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में, ठीक है। तो उसमें तुम देखना कि जब अलग अलग कल्चर के होंगे तो सब लोग मिलकर अच्छे डिसीजन लेंगे, तो ये चीज़ दिखने को मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में चैलेंज आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स तुम लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। अब हम समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। देखो तुमने अभी ये समझा था ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जो आ रहा होता है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से आ रहा होता है। पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी बेसिकली तुम्हारी यूनिक फीचर, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत सबसे मिलजुल के रहता है और इसकी पर्सनालिटी बहुत फ्रेंडली नेचर की है। कुछ लोग को बोलते हैं कि नहीं यार ये तो बोलता भी नहीं है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही दबी हुई है ना। तो मतलब क्या है पर्सनालिटी का? पर्सनालिटी मतलब तुम्हारे फीचर्स, तुम्हारी क्या क्या फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे तुम्हें एक आइडेंटिटी यूनिक कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो पर्सनालिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। तुम्हारे जो भी क्वालिटीज हैं उनका कॉम्बिनेशन, ठीक है, तुम्हारी जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी बिहेवियर है, उनके कॉम्बिनेशन जो तुम्हें यूनिक बनाते हैं, जो तुम्हें लोगों से अलग बनाते हैं, वही तुम्हारी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। ओबी स्टडीज पर्सनालिटी टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर एंड वर्क प्लेस रिलेशनशिप। ओबी में हम पर्सनालिटी पढ़ते हैं, हर एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि हम समझ पाएँ कि एम्प्लॉय क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है।
बहुत बार तुम देखोगे कि कोई एम्प्लॉय मीटिंग में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा या अपने व्यू पॉइंट नहीं दे रहा, तो हम समझेंगे कि यार हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है। तो अगर हमें पर्सनैलिटी समझ में आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा एम्प्लॉय इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी है। तो हो सकता है अगर वो पर्सनैलिटी हम सही कर सकते हैं ट्रेनिंग दे के या उसको ग्रुप प्रोजेक्ट में और इन्वॉल्व करके, तो हम ठीक कर पाएंगे ताकि गोल्स अच्छे से अचीव हो जाए। तो मेन मुद्दा यही है पर्सनैलिटी को समझने का, ताकि एम्प्लॉय के बिहेवियर को तुम उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, अब आते हैं कि पर्सनालिटी कितने टाइप की हो सकती है। देखो पर्सनालिटी को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक टाइप ए पर्सनालिटी, एक टाइप बी पर्सनालिटी। तुम्हें टाइप ए टाइप बी वाले लोग मिल जाएंगे। तुम इसको पढ़ने के बाद ना अपने आसपास देखना कि कौन किस पर्सनालिटी टाइप पे बिलोंग करता है। इवन तुम अपना एनालिसिस करना कि तुम टाइप ए वाले बंदे हो या टाइप बी वाले हो, और कमेंट भी बताना। टाइप ए पर्सनालिटी वाले वो लोग होते हैं जो बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, जिनको लगता है कि हमें ना कुछ चैलेंजिंग करना है, लोगों से कॉम्पिटिशन करना है, बहुत ही फास्ट काम करते हैं, मतलब ऐसे नहीं ढीले ढीले काम करें, बहुत तेजी से काम करते हैं, समय को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि यार मेरा समय जा रहा है, मेरे को पढ़ना है, ये वो, ऐसा तुमने देखा होगा बहुत लोगों को। ये टाइप ए वाले होते हैं, ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस होती है इनकी, मतलब जो टास्क है जो चैलेंज उसको कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। ठीक है, बट इनके पास स्ट्रेस बहुत होता है क्योंकि ये इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं गोल्स को लेके, टाइम को लेके ना, कि मिशन को लगता है कि यार बस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप बी। टाइप बी वाले ना बहुत ही काम होते हैं। ठीक है, पेशेंट, ठीक है, पेशेंट, धीरे धीरे कर रहे हैं, रिलैक्स, फ्रेंडली, ऐसे लोग। ये लोग टीम के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, रिलैक्स होके काम होके आराम से धीरे धीरे जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करने में फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं टाइप बी वाले। तो ये टाइप्स हैं, हो सकता है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज तुम्हारा बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो तुम्हें बताता है कि कितने टाइप के ट्रेट्स हो सकते हैं पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी के कौन कौन से ट्रेट्स हैं। तो 5 ट्रेट्स बताए गए। एक ट्रिक है इसकी, वो है ओशियन। ठीक है, ओशियन के बेसिस पे इमोशन स्टेबिलिटी, एक नैर्सिसिज्म करके है, आई गेस उसको नहीं मेंशन किया है, कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरीके से समझ लेते हैं। एक है ओपननेस। ओपननेस मतलब ये एक कुछ लोगों के अंदर ट्रेट होता है कि वो बहुत ही ओपन होते हैं। देखो ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है ना, इनकी रेंज है, या तो तुम बहुत ओपन होगे या तो तुम बहुत कम ओपन होगे। मतलब जैसे रेंज नहीं होती है बहुत हाई, हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो, ऐसे ये पूरी रेंज होती है। तो क्या क्या रेंज में फैक्टर्स हैं? एक है ओपननेस, मतलब क्या तुम नए आइडिया एक्सेप्ट करते हो सकता है तुम्हारी पर्सनैलिटी में ऐसा ट्रेट हो कि तुम बहुत ओपन हो, लेकिन तुम बहुत जल्दी न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हो। या तो ऐसा हो सकता है तुम ओपननेस नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत कम है कि तुम नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, कंसाइसनेस, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज, या तो तुम रिस्पॉन्सिबल बहुत हो गया तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो गए, है ना, धीरे धीरे कम हो गए, तो ये भी होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रावर्जन, सोशल एंड कॉन्फिडेंट, या तो तुम एक्सट्रोवर्ट हो गए, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना, फ्रेंड्स में घूमना, ठीक है, वो या तो बहुत ही कम हो गए या तो बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब एक रेंज में तुम लाई कर रहे होगे। एग्रीबलनेस, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, लोगों के साथ कोऑपरेट करना, लोगों के साथ एज अ फ्रेंड्स ग्रुप में रहना, ये कितनी है तुम्हारे अंदर? क्या तुम लोगों के साथ मतलब घुलते मिलते हो या नहीं मिलते हो, वो। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी, तुम अपने इमोशन को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, या तो कर लेते हो या तो नहीं कर पाते हो। तो इन ट्रेट के बेसिस पे तुम कितना हाई हो कितना लो हो वो बताता है तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है। मान लो तुम्हारे अंदर ओपननेस बहुत है बट तुम क्या कहते हैं कॉन्शियस बहुत नहीं हो, तुम कॉन्शियस नहीं हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं फील करते हो सकता है तुम एक्स्ट्रावर्जन बहुत ज़्यादा हो बट तुम इमोशनली स्टेबल ना हो, बहुत ही कम हो। तो इन सब की कितना ज़्यादा है, कौन सा कम फैक्टर है तुम्हारे अंदर, उसके बेसिस में हम लोगों की पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस पर्सनालिटी का बंदा है। तो ये ट्रेट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, और इनके मैंने ना इसको बहुत डिटेल में एक वीडियो में कवर करा भी रखा है। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं ये सोच के चल रही हूँ कि तुम्हें पता है और हम बस इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। बट अगर तुमने वो नहीं देखा है तो उसको देख ज़रूर लेना। ये वाली बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट वाली वीडियो में तुम्हें अच्छे से मिल जाएगा ये कंटेंट, ठीक है। बाकी याद रखना सारी हेडिंग और उसकी मीनिंग क्या होती है, और याद रखना ये रेंज में होता है, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, मतलब एक रेंज में चलेगी। तुम्हारे अंदर ओपननेस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या ठीक है, ऐसे जैसे रेटिंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, तुम्हारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं वो देखते हैं। पहला है हेरिडिटी,
फैमिली ट्रेट्स, मतलब बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी, जैसे वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं तो लोग बोलते हैं कि इसके पेरेंट्स भी ऐसे इसलिए ऐसा है, तो हमने वो मतलब जेनेटिक है वो हमारे अंदर, तो हेरिडिटी से हो सकता है तुम्हारी पर्सनालिटी मिली हो। दूसरा इन्वायरमेंट, तुम्हारी सराउंडिंग कैसे है, अगर सराउंडिंग में लोग जो है वो ज़्यादा नहीं निकलते, तुम फ्लैट में देखो बच्चों को वो ज़्यादा फ्रेंडली सोशल नहीं होते क्योंकि उन्होंने वो माहौल ही नहीं देखा होता है, तो इन्वायरमेंट भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज कल्चर, हमारे कल्चर क्या बिलीव करता है, अगर हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना है, जैसे इंडियन कल्चर में देखो दिवाली फेस्टिवल सब बहुत ज़्यादा घुलना मिलना है, तो हमारा कल्चर उस बिलीव के साथ हम हमारी पर्सनैलिटी भी थोड़ी एक्सट्रोवर्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नेक्स्ट इज एजुकेशन, हमने क्या सीखा, जब हम सीखते हैं ना उससे भी हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। मान लो कोई पर्सन है, एम्प्लॉई है, वो बातचीत नहीं करता जाता, उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, हम उसको सिखा दें तो उसकी वो पर्सनैलिटी में एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस, आपके पास्ट इवेंट कैसे रहे हैं, अगर तुम बहुत ज़्यादा डिबेट में स्पीच में हमेशा से पार्टिसिपेट करते आए, स्कूल में तुमने बहुत स्टेज शेयर किया है, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस, वो कम्युनिकेशन स्किल, वो चीज़ें दिखेंगी, अदरवाइज उतना कम होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बताएंगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट इज वैल्यू एंड एटीट्यूड, वैल्यू क्या होते हैं, वैल्यू बेसिकली तुम्हारे बिलीव क्या सही है, किसी को बोलते नहीं कि यार मेरी वैल्यू ऐसी है, मैं मानता हूँ ये चीज़ सही है, ये हमारी वैल्यू है, तो वो होती है वैल्यू कि तुम्हारा बिलीव क्या है, कि क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो बिलीव अबाउट व्हाट इज़ राइट, ये बिलीव कि क्या सही है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डिज़ायरेबल है, यही तुम्हारी वैल्यू है। एम्प्लॉय की जो वैल्यू है, ठीक है, वो उसके बिहेवियर को गाइड करता है, उसके डिसीजन को गाइड करता है। लाइक अगर मैं ये वैल्यू है मेरी कि मैं ऑनेस्टी को बहुत मानती हूँ, तो तुम देखोगे कि मेरी कोई भी डिसीजन होगा ना, मैं वही कहीं पे भी अगर मुझे लगेगा ना ये चीटिंग हो रही है तो मैं नहीं फेवर में आंसर दूंगी, है ना, मैं बोलूँगी ये नहीं, ये मेरी वैल्यू मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये होती है वैल्यू। वैल्यू के ना दो टाइप है, एक टर्मिनल वैल्यू, बेसिकली तुम्हारी लॉन्ग टर्म वैल्यू, ठीक है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, ठीक है, वो है मेरे टर्मिनल वैल्यू। लॉन्ग टर्म गोल्स पर्सन जो अचीव करना चाहता है, एट द एंड मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, वो होती है मेरी एंड वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू। लाइक एट द एंड मुझे सक्सेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट चाहिए, तो मैं कोई भी डिसीजन लूँगी, कुछ भी लूँगी, तुम देखोगे कि वहाँ पर मेरा इसी से रिलेटेड बिलीफ होगा कि अगर मैं कोई डील भी क्रैक कर रही हूँ ना, तो मैं यही सोचूंगी कि इस डील में मुझे सक्सेस भी मिले, खुशी भी मिले और चीटिंग भी ना हो। तो ये मेरा एंड गोल है और मैं इसको अचीव करना चाहूँगी एट द एंड, बाय द एंड मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये मेरा बिलीव है कि यही चीज़ सही है, ठीक है। इसके बाद होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बेसिकली वो रास्ता है जिसके थ्रू तुम अपने टर्मिनल गोल को या वैल्यू को अचीव करोगे। लाइक मुझे हैप्पीनेस और सक्सेस चाहिए, बट हैप्पीनेस और सक्सेस को अचीव करने के लिए मेरे जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं, जो वे है, वो यही होगा कि मैं ऑनेस्टी, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वो चीज़ अचीव करना चाहती हूँ। लाइक मैं ऑनेस्ट भी रहना चाहती हूँ, मैं डिसिप्लिन भी रहना चाहती हूँ, मैं हार्डवर्क, क्योंकि ये मेरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, मतलब ये एक मैथड है जो मैं फॉलो करूँगी ताकि मैं अपने एंड गोल को अचीव कर पाऊँ, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए सक्सेस, ये मेरा एंड गोल है, बट मुझे सक्सेस को अचीव करने के लिए जो मेरे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, जो मेरे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब जो मेरा बिलीव है कि मुझे कौन सा रास्ता चाहिए उसको अचीव करने के लिए, वो जो रास्ता है, वो जो मेथड है, वो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज कहलाता है। वो रास्ता कुछ भी हो सकता है तुम ऑनेस्टी पे बिलीव करो, हो सकता है तुम शॉर्टकट पे बिलीव करो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो तुम इंपॉर्टेंट कंसीडर करो। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड तुमने देखा होगा ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरा इस चीज़ को लेकर बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। मतलब तुम्हारी थिंकिंग, तुम कैसे सोचते हो किसी चीज़ को लेके, कैसा फील करते हो, वो होता है बेसिक तुम्हारा एटीट्यूड। कहते नहीं मेरा इस चीज़ को लेके एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव, मतलब इस चीज़ को लेके मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ना 3 कंपोनेंट है। एक है कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये बताता है कि पर्सन क्या थिंक करता है, क्या बिलीव करता है, वो उसका कॉग्निटिव एटीट्यूड है। दूसरा है अफेक्टिव कंपोनेंट, कि तुम क्या फील करते हो, ठीक है। एक है कॉग्निटिव कि तुम क्या सोचते हो किसी चीज़ को लेके, वो तुम्हारा कॉग्निटिव एटीट्यूड है। एक है तुम्हारा अफेक्टिव एटीट्यूड कि तुम कैसे उस चीज़ को फील करते हो। और तीसरा है तुम्हारा बिहेवियल कंपोनेंट कि तुम कैसे एक्ट करते हो, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट एम्प्लॉय के रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। लाइक मैं जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो मेरा एक बिलीव है, ठीक है, मैं क्या सोचती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा कि मैं कैसा फील करती हूँ कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बिलोंगिंगनेस फील होता है, हैप्पी फील होता है,
ठीक है। बिहेवियर कंपोनेंट क्या होगा कि मैं फिर उसी तरीके से एक्ट करूँगी, मैं मोटिवेटेड रहूँगी, एनर्जेटिक रहूँगी और अच्छे से काम करूँगी। ये मेरा एटीट्यूड शो कर रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ, कैसा फील कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। ये ओवरऑल मेरा एटीट्यूड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। नेक्स्ट है जॉब रिलेटेड एटीट्यूड। क्या होता है कि जॉब में के टूवर्ड तुम्हारी कैसी थिंकिंग है, कैसा तुम फील करते हो, ठीक है, वो है जॉब रिलेटेड एटीट्यूड। इसमें क्या आएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन, कि तुम जॉब में कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम जॉब से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, ये। दूसरा है जॉब इन्वॉल्वमेंट, क्या तुम जॉब में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है तुम्हारा। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटेड, क्या तुम ऑर्गेनाइजेशन को लेके कमिटेड हो। वर्क एंगेजमेंट, क्या तुम वर्क में एनर्जी और इंटरेस्ट शो करते हो कि बस ऐसे काम को काम की तरह बस करना है, ये सोच के करते हो। अगर तुम्हारा जॉब के टूवर्ड ये जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, मतलब तुम जॉब से सेटिस्फाइड हो, जॉब में तुम इन्वॉल्व भी हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल भी हो, तुम्हारा वर्क एंगेजमेंट भी है, तो पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड है। और अगर जॉब एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स तुम अच्छा काम करोगे, टीम में अच्छा वर्क परफॉर्म करोगे, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा जॉब रिलेटेड एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फेक्शन मान लो नहीं है, यू डोंट फील हैप्पी विद योर जॉब, ठीक है, तो फिर तुम्हारा एट द एंड नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप तुम अंडरस्टैंड कर पाए हो। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। और हाँ, फुल वीडियो के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना।